जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि मैंने बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज शुरू की है, तो इसका आज सेकंड लेक्चर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसमें सिविल सर्विसेज के और टीआरई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आइए हमारे चैनल क्विक एग्जाम अड्डा पर और इस क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आज का सवाल है पहला कि मिस्र वासियों के द्वारा आविष्कृत कागज का सबसे पुराना रूप कौन सा है, यानी कागज की वो किस्म जो मिस्र वासियों के द्वारा खोजी गई वो कौन सी है। इन चार ऑप्शंस में से आपको बताने हैं। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है हाइरोग्लिफिक्स, दूसरा है पेपाइरस, तीसरा है क्यूनिफॉर्म और चौथा है बोन स्क्रिप्ट। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसको आप अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। इसका जो राइट आंसर है वो है पेपाइरस। पेपाइरस एक तरीके का पौधा था जो एंशिएंट समय में वो अफ्रीका वाले रीजन में, यानी मूल रूप से अगर इसको हम बात करें तो ये अफ्रीकन नेटिव पौधा है, यानी इसकी मूल जो वंशज है वो अफ्रीका से आती है। और इसकी जो उस वक्त खोज हुई थी ये करीब 3 शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास थी। 3 शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास इसको इस्तेमाल में लाया गया। आइए हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है रोमनों के द्वारा खोजी गई नई निर्माण सामग्री क्या थी। रोमन्स के द्वारा खोजी गई नई निर्माण सामग्री क्या थी। आपके सामने ऑप्शंस ए ईंट, दूसरा कंक्रीट, तीसरा मार्बल और चौथा ग्रेनाइट। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसको अटेम्प्ट आप करें। रोमन साम्राज्य के द्वारा खोजी गई नई निर्माण सामग्री जो थी, इसका आंसर हम कंक्रीट, जिसको आज के समय में हम सीमेंट भी कहते हैं, ये रोमन्स के द्वारा खोजी गई एक निर्माण सामग्री थी जिसका उन्होंने उपयोग उस वक्त के अलग अलग स्थलाकृतियों के बनावट में उसका उपयोग किया था। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समय काल कुख्यात आर्मेनियाई नरसंहार से संबंधित है। ऑप्शंस आपके सामने। ऑप्शन ए 1914 से 1923 के बीच, ऑप्शन बी 1936 से 1943 के बीच, ऑप्शन सी 1939 से 51 के बीच और ऑप्शन डी 1989 से 1991 के बीच। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो 1914 से 1923 के बीच का जो काल था वो आर्मेनियाई नरसंहार। ये इसकी बात करें तो उस समय के ऑटोमन साम्राज्य ने अपने समय काल में अपने ही लोगों को जो आर्मेनियाई नस्ल के थे या आर्मेनियाई जो जाति से वहां से नेटिव थे, बिलोंग करते थे, उनका नरसंहार करना शुरू कर दिया और कत्लेआम एक तरीके के कहें कि ये गृहयुद्ध के रूप में बदल गया था। तो उनका जो समय काल था वो 1914 से लेकर 1923 के बीच। और ये काल देखें तो पूरे विश्व में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का काल रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का काल 1914 से 18 के बीच रहा और इसी दौरान यहां पर
आर्मेनियाई नरसंहार को विश्व में देखने को हमें इस तरीके की घटना मिलती है। सवाल अगला हम देखते हैं। प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को कहां से शुरू हुआ? यानी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कहां से हुई? इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन यूरोप, दूसरा ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा ऑप्शन अफ्रीका और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सवाल आपसे कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था, वो इनमें से कहां पर शुरुआत हुई? इसका जो सही जवाब है वो है यूरोप। जैसा कि हम जानते हैं कि यूरोप में इस समय जो हिटलर, जो कि हम कहेंगे कि जर्मनी का एक निवासी था और नाजी पार्टी का वो संस्थापक के रूप में भी था, तो उन्होंने पोलैंड पर आक्रमण किया इस समय, और पोलैंड जो था वो यूरोप का हिस्सा था। यानी पोलैंड जो देश थी वो यूरोप के हिस्से थी, और जिस कारण द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। अगला सवाल आपके सामने, बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिरी जो शीत युद्ध के अंत का प्रतीक थी? यानी कोल्ड वॉर का जो अंत का प्रतीक माना जाता है पूरे यूरोप में, पूरे पश्चिमी सभ्यता में एक ये महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। बर्लिन की जो दीवार थी वो कब गिरी, किस वर्ष गिरी, यहां पर सवाल है। ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1987 और ऑप्शन डी 1990। इसका जो राइट आंसर है वो है 1989। 1989 में बर्लिन की जो दीवार थी वो गिर चुकी थी, या उसका समय का हम कहें कि वो अंत हो गया। बर्लिन, जैसा कि हम जानते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो बर्लिन उस समय 2 हिस्सों में बटा था। एक था ईस्ट बर्लिन, बर्लिन कहें इसको या जर्मनी कहें, ईस्टर्न जर्मनी और वेस्टर्न जर्मनी, ये 2 हिस्सों में, और ये जो दीवार थी वो बर्लिन के पास थी। तो ये जो ईस्टर्न जर्मनी की जो राजधानी होती थी वो बॉन होती थी, और वेस्टर्न जर्मनी की जो राजधानी होती थी वो बर्लिन होती थी। तो इन दोनों देश का एक तरीके की कहा जाए तो ये एकीकरण के रूप में माना जाता है कि इस दीवार के गिरने से दोनों देशों का फिर से एकीकरण हो चुका था, और ये घटना बहुत ही एक ऐतिहासिक घटना जर्मनी के अंदर अपनी मानी जाती है। और ये शीत युद्ध का भी अंत हुआ। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इन्हें अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। तो जैसा कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10,552 किसमें मंत्र होते हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद, जैसा कि हम जानते हैं कि सनातनी परंपरा, या यूं कहें तो पूरी भारतीय उपमहाद्वीप में, या इससे आगे भी जब साम्राज्य फैला था उस वक्त सबसे प्राचीनतम वेद के रूप में ऋग्वेद को जाना जाता था। और इसमें जो मंत्र की जो बात है वो 10,552 है। इसके अलावा इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त संकलित है। 3 प्रश्न इससे जुड़ते हैं, मंडलों की संख्या, सूक्तों की संख्या और मंत्रों की संख्या।
ये तीनों आप ध्यान रखें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, कृषि, नगर नियोजन, धातु कार्य या मूर्ति कला। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो इसका हम जो ऑप्शंस सही मानेंगे वो है नगर नियोजन। नगर नियोजन का अर्थ ये होता है कि वो सभ्यता में जो शहरें डेवलप थी उस वक्त की, वो काफी अपने, जैसा कि कहें कि आज के मॉडर्न जमाने से काफी मिलती जुलती थी और लगभग सभी वो विशेषताएं मौजूद थी उस वक्त के सभ्यता काल में जो आज हमको देखने को मिलता है। जैसे कि बात करें अगर नगर नियोजन में, तो जल निकास की जो प्रणाली थी, जल निकास की जो प्रणाली थी, जैसा कि आज हम इसको सीवर सिस्टम कहते हैं, वो प्रणाली, इसके बाद ग्रिड पद्धति, ग्रिड सिस्टम, ग्रिड सिस्टम का मतलब है कि जो शहरों में गलियां होती थी वो एक दूसरे को ऐसे काटती हुई गुजरती थी, इन्हीं को हम ग्रिड सिस्टम कहते हैं। जैसे कोई गली कहीं से जा रही है आ रही है आसपास की, तो वो काटती हुई गुजरेगी। इसके अलावा बात करें तो यहां व्यापार, कला और संस्कृति और अलग अलग धार्मिक सभ्यताएं विकसित हो चुकी थी। यही सारे कारण हैं कि इनको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में नगर नियोजन जैसे शब्दों से इनको अलंकृत किया गया है कि इनका सबसे बेस्ट योगदान जो कहलाता है वो नगर नियोजन प्रणाली, क्योंकि इसी प्रणाली के अंतर्गत ये सारी विशेषताएं मौजूद थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल यह है कि प्राचीन भारत में अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म या सिख धर्म। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग की जो कल्पना की गई है और ये महात्मा बुद्ध के द्वारा बताया गया एक तरीके का सिद्धांत मानिए, इसको सिद्धांत हम कह सकते हैं, जिनमें दुखों से मुक्ति और तथा आत्मज्ञान की प्राप्ति पर बल दिया गया था इस सिद्धांत में कि अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन करने से हमें इस तरीके की प्राप्ति होती है। इसमें 8 मार्ग बताए गए थे। सिद्धांत जो था वो ज्ञान, नैतिक आचरण और मानसिक संतुलन से जुड़ा हुआ था। इस अष्टांगिक मार्ग में इस तरीके की बातों का हम संकलन पाते हैं। प्रश्न अगले की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल है, भारत को स्वतंत्रता कब और किस अधिनियम के तहत मिली? आपके सामने ऑप्शंस है, भारत को स्वतंत्रता कब, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 है कि किस अधिनियम के तहत मिली। यह सवाल हम मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। ऑप्शन ए 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ऑप्शन नंबर बी 1945 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ऑप्शन नंबर सी 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और डी ऑप्शन 1942 क्रिप्स मिशन।
तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए 1947 इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। इस एक्ट के तहत भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और ये एक्ट उस समय जो ब्रिटेन की संसद थी वहां ये 18 जुलाई 1947 के दिन इसको शाही स्वीकृति प्राप्त हुई, यानी ब्रिटेन की संसद से इसको पारित कर दिया गया और इस अधिनियम में यह कहा गया कि इस अधिनियम के तहत भारत अब डोमिनियन गणराज्य के रूप में दो गणराज्य, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, इन दो का इस एक्ट के तहत निर्माण किया जाएगा। मूलतः इस एक्ट की ये बात थी कि इस एक्ट के तहत ये घोषणा की गई और इसी अधिनियम के तहत हमें आजादी प्राप्त हुई। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। सवाल है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत क्या प्रावधान था? यह प्रश्न आपके देख सकते हैं कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2017 में आ चुका यह प्रश्न है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसको आप अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। ऑप्शन ए है प्रांतीय सरकारों में द्वैत शासन, ऑप्शन बी है पूर्ण स्वराज की घोषणा, ऑप्शन सी है संविधान सभा का गठन और ऑप्शन डी है महिलाओं को पूर्ण मताधिकार। सवाल कह रहा है कि ये जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लाया गया था और लाने का कार्यकाल आप याद रखें 1919, इससे एक और कार्यकाल याद रख सकते हैं हम, घटना जो थी वो रोलेट एक्ट की थी। 1919 में भारत में रोलेट एक्ट, इसके अलावा जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल, इन दो घटना को हम इससे रिलेट करके देख सकते हैं। इसी समय मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ब्रिटेन की संसद ने भारत के लिए स्वीकृत किया और इसका जो मुख्य प्रावधान था वो ये था कि प्रांतीय सरकारों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रांतीय सरकारों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। द्वैध शासन का मतलब होता है कि प्रांतों में दो तरीके की शासन व्यवस्था को मंजूरी मिली और उसी वक्त हमारे जो आज के संसद भवन देखते हैं इनमें क्या हुआ, दो हाउस जो आज के समय में हम अपर हाउस और लोअर हाउस यानी राज्यसभा और लोकसभा के नाम से जानते हैं, इनका भी उसी समय गठन किया गया था। तो हम इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि ये क्या थी। ये द्वैध शासन क्या था? तो द्वैध शासन में हुआ क्या कि आरक्षित और हस्तांतरित दो विषयों का उल्लेख किया गया। एक होता था आरक्षित यानी रिजर्व और एक होता था हस्तांतरित जिसको हम कह सकते हैं ट्रांसफरेबल। ये आप मुख्य विशेषता के रूप में जाने, रिजर्व विषय और ट्रांसफरेबल यानी हस्तांतरित विषय। रिजर्व विषय का मतलब था कि ये विषय जो था वो केंद्र के पास क्या थी, वो रिजर्व थी, जिनमें पुलिस, जेल और लैंड रिफॉर्म्स जैसे जो विषय थे वो शामिल थे। इनमें पुलिस, जेल और लैंड रेवेन्यू यानी भू राजस्व जैसे विषय शामिल थे, जिनका जो उसका शासन था वो राज्यपाल
तथा उनके जो भी कार्यकारी परिषद थी उनके द्वारा क्या किया जाता था, इसको लागू किया जाता था या इसमें फेरबदल किया जाता था। इसके अलावा जो हस्तांतरित विषय थे वो थे शिक्षा और स्थानीय शासन। शिक्षा और स्थानीय शासन, जिसको हम आज कहते हैं सेल्फ रूल गवर्नमेंट। शिक्षा और स्थानीय शासन जो विषय था वो राज्यपाल और राज्य के जो मंत्री परिषद थी इनके बीच का ये विषय हुआ करता था कि इनका जो संचालन था, इन पे जो गवर्निंग बॉडी थी वो रहती थी राज्यपाल और वहां के मंत्री परिषद के द्वारा। ये मुख्य रूप से प्रावधान लाया गया था मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। राखमाबाई प्रकरण 1884 किस मुद्दे से संबंधित था? यह भी सवाल आप प्रीलिम्स में देख चुके हैं। यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में 2021 में आया हुआ सवाल है। सवाल का मुख्य जो है वो है रामाबाई प्रकरण, जो कि 1884 की घटना है। यह घटना पूछ रहा है कि किस मुद्दे से संबंधित है। ऑप्शन ए बाल विवाह, ऑप्शन बी सती प्रथा, ऑप्शन सी विधवा पुनर्विवाह और ऑप्शन डी वैवाहिक अधिकारों की बहाली। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम देखेंगे वैवाहिक अधिकारों की बहाली। वैवाहिक अधिकारों की बहाली क्या होती है, इनको जरा हम समझते हैं। रामाबाई नाम की एक जो महिला थी, इनका ये केस था 1884 का। हुआ ये कि इनका जो विवाह था वो 11 वर्ष की आयु में कर दिया गया था। 11 वर्ष की आयु में इनका विवाह बिना इनके इजाजत के, बिना इनके मर्जी के शादी कर दी गई थी। तो इसको लेकर उस वक्त के सामाजिक और राजनीतिक जो बदलाव थे अंग्रेजों के, वो यहां पर देखने को मिले और इस पे काफी चर्चाएं हुई, काफी इस पे उत्पीड़न हुआ कि मतलब इस तरीके की जो घटना हुई है इस पे ठोस कदम लिया जाए ताकि समाज में महिलाओं और उनके उत्थान के लिए कार्य किया जाए। और ये जो था, इसके बाद इन्होंने केस भी लड़ा अपने विरुद्ध, कोर्ट केसेस कई हुए। इसके बाद जाके अंग्रेजों ने अपने समय काल में एक जो मुख्य बातें की वो ये कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट बाद में 1891 में नियम बनाना पड़ा। इस मामले को लेकर जो हुए उठे विवाद में आगे चलकर एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 को पारित किया गया और इस एक्ट में यह कहा गया कि जो भी इस तरीके की बाल विवाह हो रहे हैं और बाल विवाह जो आपसी सहमति नहीं है या कहे कि महिलाओं की सहमति नहीं है, तो इसमें रखा गया कि मिनिमम उस वक्त की जो एज निर्धारित की गई थी 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट में, वो रखी गई थी बढ़ाकर 10 से 12 वर्ष कर दी गई। कानून जब बना तो ये जो एज फैक्टर था वो 12 वर्ष हो गया, यानी 12 वर्ष से कम महिला को शादी आप बिना मर्जी या कहें कि बिना किसी के इजाजत के आप नहीं कर सकते, वो कानूनी अपराध घोषित किया गया। अगला सवाल देखते हैं हम। सवाल आपके सामने है। सवाल है अकबर के द्वारा शुरू की गई मनसबदारी, या आप
नाम मेडिवल हिस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रचलित नामों में से आपने सुना होगा। एक तरीके के सिस्टम हुआ करती थी। मनसबदारी व्यवस्था का जो मेन रीजन था, मेन पर्पस कहें या रीजन कहें, वो क्या था, क्यों ये लाई गई, इसका क्या पर्पस था, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अभी ऑप्शंस आपके सामने है। इसका ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कर संग्रह के लिए यानी टैक्स कलेक्शन के लिए। ऑप्शन बी कह रहा है सैन्य और प्रशासनिक संगठन के लिए। ऑप्शन सी कह रहा है धार्मिक सुधार के लिए यानी रिलीजियस रिफॉर्म के लिए। ऑप्शन डी कह रहा है व्यापार नियंत्रण के लिए। तो इसका हम बात करें कि मनसबदारी का व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य क्या था, तो यह मूल उद्देश्य के रूप में सैन्य और प्रशासनिक संगठन था। सैन्य और प्रशासनिक संगठन था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा लाई गई थी, जो मुगल अंपायर में थर्ड नंबर के शासक माने जाते हैं। इनका जो सीरियल वाइज काल है वो तीसरे नंबर पे आता है। सबसे पहला बाबर, सेकंड हुमायूं एंड थर्ड अकबर। इनको द ग्रेट की उपाधि से भी नवाजा जाता है। अब हम मनसबदारी व्यवस्था को देखते हैं। तो मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर के द्वारा 1571 यानी 1571 में की गई थी। अपने पूरे साम्राज्य में इन्होंने 1571 में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की। मूल रूप से ये एक तरीके का कहें तो एक सैनिकों को या उस वक्त के जो भी आर्म फोर्सेस थे या पुलिस थी, उनको एक तरीके की रैंक, एक तरीके की हायरार्की देने वाली प्रोसेस थी, ताकि उनको एक जिम्मेदारी से बांधा जा सके कि आपकी ये रैंक है और आपकी ये जिम्मेदारी है। आपको यहाँ का जो है कि नहीं मनसब नियुक्त किया जाता है, उसमें अलग अलग तरीके के रैंक्स हुआ करते थे। मूल रूप से ये बात थी जो मनसबदारी व्यवस्था में कही गई थी। सवाल हम अगला देखते हैं। मध्यकालीन भारत में इक्ता प्रणाली का संबंध किससे था? मध्यकालीन भारत में इक्ता प्रणाली, प्रणाली का नाम आप याद रखें, इक्ता। ये बीपीएससी में आए हुए प्रीलिम्स में 2017 के ये सवाल है, डायरेक्ट आपको यहां देखने को मिल रहे हैं। जो मेडिवल हिस्ट्री में आप इक्ता प्रणाली का बात जब आप जिक्र सुनेंगे तो इसका जो पूछ रहा है कि इसका संबंध यानी ये किस चीज से संबंधित है। ऑप्शन ए भू राजस्व व्यवस्था, ऑप्शन बी सैन्य प्रशिक्षण, ऑप्शन सी धार्मिक शिक्षा, ऑप्शन डी व्यापार नियंत्रण। तो इसका हम राइट आंसर भू राजस्व व्यवस्था ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। ये एक तरीके की भू राजस्व यानी भूमि पे लगने वाले राजस्व व्यवस्था थी, जो कि क्या होता था कि इक्ता जो शब्द था वो एक तरीके की इक्तदारी से रिलेटेड हुआ था। इक्तदारी शब्द से निकला हुआ जो शब्द था वो था इक्ता। और ये इक्तदारी किसी इक्तदार का मतलब होता था कि कोई इंसान के अंतर्गत कोई गांव, कोई सूबा या उसके कहें कि कोई एक भूमि की जो सीमा थी वो तय कर दी जाती थी कि इस इंसान को, इस व्यक्ति को, इस जो इलाके का वो क्या किया गया है, इक्तदार नियुक्त किया गया है। और वहां से वो क्या करता था कि पूरी भू राजस्व इकट्ठा करता था और इसके बदले क्या करता था, वो जिसके शासन काल में ये शुरू थी या जब तक ये थी, वो क्या करता था, सैनिक सेवा, राजा को उस वक्त के जो भी
शासक हुआ करते थे, बदले में सैनिक सेवा मुहैया कराया करते थे ये इक्तदार। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। सवाल है, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? ये भी प्रीवियस ईयर में आए यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 के क्वेश्चन है। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, आपने इनका नाम सुना हुआ होगा। पूछता है कि किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे। तो हम देखते हैं इनके ऑप्शंस को। ऑप्शन ए चिश्ती, ऑप्शन 2 सुहरवर्दी, ऑप्शन 3 कादरी, ऑप्शन डी नक्शबंदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो चिश्ती होगा। चिश्तिया संप्रदाय की हम बात करें तो ये चिश्तिया संप्रदाय की शुरुआत भारत में 12वीं सेंचुरी के आसपास, ऐतिहासिक साक्ष्यों से पता लगता है कि 12वीं शताब्दी में क्या किया गया, चिश्तिया संप्रदाय की यहां पर साक्ष्य मिलते हैं या कह के इसकी स्थापना की गई। ये ऑन एन एवरेज निजामुद्दीन औलिया जो कि इस संप्रदाय से रिलेटेड थे, इन्होंने ही भारत में एग्जैक्ट जो ईयर है वो 1192 में चिश्तिया संप्रदाय की नींव रखी। और हम जहां तक बात करते हैं कि निजामुद्दीन औलिया, तो ये काफी जो है कि सूफी माने जाते हैं, एक मानिंद सूफी माने जाते हैं भारत में। इनका जो टॉम्ब है वो अजमेर, जो कि आज के राजस्थान में एस्टैब्लिश्ड है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल आपके सामने है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह आपका सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में आए हुए मेडिवल इंडिया से ये क्वेश्चंस है। सवाल कह रहा है कि 1857 के जो विद्रोह हुए थे, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट ए कहता है यह केवल सिपाहियों का विद्रोह था। स्टेटमेंट बी कहता है इनमें विभिन्न वर्गों जैसे किसान, कारीगर और जमींदार शामिल थे। ऑप्शन सी कहता है यह केवल धार्मिक कारणों से शुरू हुआ था। या ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई भी राजनीतिक उद्देश्य नहीं था। आप इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करें। तो हम इस सवाल का जो सही उत्तर पाते हैं वो ऑप्शन नंबर बी है। ये केवल हम देखें कि यह सिपाहियों का विद्रोह नहीं था, बल्कि उस समय के किसान, कारीगर और जमींदार तीनों वर्ग इसमें शामिल हुआ थे। लगभग कहा जाए तो जो उस तरीके की राजनीतिक और सामाजिक जो दबाव उस वक्त क्रिएट हुआ था समाज पर, उसमें सभी लोग ये विद्रोह में सामने आए थे और सभी ने अपना गुस्सा अंग्रेजी शासन के खिलाफ जाहिर किया था, जिनमें किसान भी थे क्योंकि इनको टैक्सेशन और भू राजस्व प्रणाली में दिक्कत आती थी, खेती में दिक्कत आती थी, इनमें लगान की जो वसूली थी वो लगभग बढ़ती थी क्योंकि इनको मौसम का मार भी झेलना पड़ता था। बहुत सारे कारण थे जिससे किसान भी क्या थे, तकलीफ में थे। कारीगर भी थे क्योंकि जो भी आरक्षित कारीगरी थी वो क्या हुई, अंग्रेजों के द्वारा इंपोर्ट किया गया बाहर से भी। तो जो स्थानीय जो कारीगरी थी अपने अपने इलाके में जो थी वो क्या थी, वो अब रिजर्व ना रह गई, उनका कंपटीशन का दायरा बढ़ गया। जिस वजह से क्या हुआ
कि बाहर से आने वाले आयातित माल जो भी हैंडीक्राफ्ट्स हुआ करते थे या और भी चीजें होती थी, वो क्या हुई कि उनके साथ कंपटीशन होने से जो स्थानीय जो चीजें होती थी कारीगरों को बनाई हुई, वो कम बिकने शुरू हुई, जिस वजह से क्या हुए कि कारीगर लोग भी क्या हुए, इनसे नाराज थे। और जमींदार की बात करें तो जमींदार तो इस विद्रोह में मुख्य एक भूमिका निभाए। बड़े बड़े इलाके के जमींदार, चाहे वो पूर्वी भारत के हो, पश्चिमी भारत के हो, मध्य भारत के हो या उत्तरी भारत के हो, हर जगह के जमींदारों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारे बिहार से एक प्रमुख जमींदार जिसको हम बाबू कुंवर सिंह के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी इस विद्रोह में काफी साहसी भूमिका अदा की, जिस वजह से उनका नाम आज इतिहास के पन्नों में अमर है। तो इस वजह से इस ऑप्शंस को हम बी टिक करेंगे कि किसान, कारीगर और जमींदार तीनों शामिल थे इस जो 1857 के विद्रोह था। ये क्वेश्चन यूपीएससी का था। और इसके साथ ही हम क्वेश्चंस को जो आज जो सीरीज थी वो हमारी 15 क्वेश्चंस की थी। धीरे धीरे आगे चल के ये क्वेश्चंस का लिमिटेशन हर वीडियो में बढ़ता जाएगा। और इसी तरीके से हमारे चैनल्स को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। क्विक एग्जाम अड्डा पे इसी तरीके से आपको एमसीक्यू, वो एमसीक्यू जो सिविल सेवा और टीआरई जो टीचर एग्जामिनेशन है उससे रिलेटेड जो भी सवाल प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हैं, वो सवाल को हम यहाँ प्रयास करते हैं ताकि स्टूडेंट में एक तरीके का जो एनवायरनमेंट बने, वो बेस्ट क्वेश्चन और अच्छे लेवल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे। और इसी तरीके से हमारे चैनल को आगे लाइक, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।